हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी। तो इस बार आपका सीटेट एग्जाम जो है 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्लास नंबर 8 में आज हम फिर से आपके लिए सीडीपी एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल गया होगा। तो होपफुली आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत बेहतर चल रही होंगी। स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज की क्लास जो रहने वाली है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, जब तक आप खुद से कुछ थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती है ना। तो आज फिर से हम ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अगर देखो एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी जितना मेरे से हो पाया है ना। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं और 100 टाइम ये क्वेश्चन प्रीवियस में रिपीट हुए हैं। सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तब भी आप इजीली से वहां से आसानी से वहां पे अटेम्प्ट कर सको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एक टाइम के बाद में क्या होता है कि हमें रिवाइज करना पड़ता है जब हम एग्जाम पे जाते हैं, है ना। जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, अगर हम रिवाइज करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, तो हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है उस टाइम पे, है ना। तो चलिए बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ेंगे मस्त तरीके से। देखो मजे मजे में चीजें सीख जाओ, ये बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो तो इतनी समझ तो आपके अंदर होगी कि इन नॉर्मल क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, देखते क्या बात बोली गई। लिखा हुआ है कि लेव वैगोत्स्की ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बात करी गई है जो है एक रचनाकार। क्या है ये? रचनाकार है जिनका सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी वैगोत्स्की की बात करी जा रही है जिन्होंने एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, उसी के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो कहा गया है कि वैगोत्स्की ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा है? क्या वो मनोविश्लेषण है, सार्वभौमिक है, सामाजिक रचनावाद है या व्यवहारवाद है? देखो मैंने अभी बताया कि जहां पर भी समाज सांस्कृतिक जो भी कल्चरल टूल आपको दिख जाए वो वाइगोत्स्की ने उसके बारे में बताया हुआ है। यानी यहां पे बात की गई है सामाजिक रचनावाद के बारे में। ये तो समझ जाओ अपने आप में कि समाज का नाम आया हुआ है तो ऑब्वियसली इन्होंने ही बताया होगा, क्योंकि इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चा जो होता है अपने समाज में जो चीजें लोगों का अनुकरण करके सीखता है, यानी अपने से बड़े लोग हैं। अनुकरण के बारे में स्किनर ने बताया हुआ है, इमिटेशन के बारे में, लेकिन इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा कि विकास जो होता है वो क्या नाम आनुवंशिकी और जो हमारी आनुवंशिकी और वातावरण दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। दोनों दोनों बराबर बराबर योगदान देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते केवल एनवायरमेंट असर डालता है या केवल हेरिडिटी असर डालती है। तो यहाँ पे जाएंगे सामाजिक रचनावाद के साथ में हम डिस्कस करें सीडीपी, यानी बाल विकास। जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे आप उस ऑप्शन के साथ जाइए। बच्चा यहाँ पे भगवान है, बच्चा गड़बड़ हो ही नहीं सकता, है ना। तो चलिए थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बात बोली गई, पढ़िए, जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेव वाइगोत्स्की, फिर से लेव वाइगोत्स्की की बात करी गई यहाँ पे। ये हमारे टाइपिंग मास्टर थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं बार बार। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के स्वयं से बात करने के कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोगी या उपयोग किया गया है। देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि जब बच्चा खुद से बात करता है, यानी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जब स्वयं से बात करने का कार्य कर रहा है, यानी खुद से बातें कर रहा है बच्चा, तो कह रहे हैं कि करने के लिए उपयोग किया गया है। कौन सी बात उसके लिए उपयोग की गई है? जब आप खुद से बात करते हैं, यानी बच्चा जो है जब वो खुद से बातें करता है, एक डायरेक्शन लेता है, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ कोई भी बात हो सकती है, जब वो खुद से बातें करता है यानी खुद से समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है या क्या बात है, तो उसे क्या कहा गया है वाइगोत्स्की के लैंग्वेज में? तो क्या उसे अहम केंद्रितवाद कहा गया है, जोर से बात करो, मचान। मचान जो होती है वो इसका फोल्डिंग होती है, जब आप कहीं पे अटक रहे होते हैं और एज अ टीचर जब आपको मदद दी जाती है तो उसे मचान या इसका फोल्डिंग बोलते हैं। जोर से बात करने पे कोई बात नहीं हो रही, अहम केंद्रित यहाँ पे कोई बात नहीं। ये है निजी भाषण। क्या है? ये है निजी भाषण, यानी जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। यानी जब आप खुद से बातें करते हो तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, प्राइवेट स्पीच की। खुद से जब बात करते हो आपको एक डायरेक्शन मिलती है ना। तो ये प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इसके इस बात का इंपॉर्टेंस है। ये अच्छी बात है जब आप खुद से बातचीत करते हो और खुद से समझने की कोशिश करते हो, है ना। तो वाइगोत्स्की के लैंग्वेज में इसको निजी भाषा बोलेंगे या प्राइवेट लैंग्वेज बोलेंगे, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बात बोली गई समझिए जरा और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ है सीखने का, यानी सीखने का एक ऐसा कौन सा उपागम है, जो आंसर दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है, दृष्टिकोण बताता है कि ठोस प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को झुकाव के लिए प्रेरित करते हैं। ये कौन सा हो सकता है, क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक, देखो कोई समाज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की कोई बात नहीं हो रही है ना ही यहाँ पे किसी संज्ञान की, आपके दिमाग की बात हो रही है कि आपका दिमाग कैसे अच्छा होगा, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी अच्छी होंगी, आप सोचोगे बेहतर कैसे किस तरीके से, और ना ही यहाँ पे मानवतावादी उदारता की बात करी गई, ऐसा कोई भी बात नहीं। हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये व्यवहारिक की बात करी गई है कि जब आप किसी बच्चे को पुरस्कार वगैरह देते हैं तो उसकी तरफ रुझान ज्यादा होता है ना, यानी कोई भी आपने कॉम्पिटिशन किया है, अगर आपने कोई प्राइज रखा है तो बच्चों का रुझान आपके प्राइज की तरफ हो जाता है ना, कि आपने क्या प्राइज देना है उनको, क्या ट्रॉफी देना है, क्या गिफ्ट करेंगे, क्या पैसे देने वाले, जो भी चीजें होती हैं। तो झुकाव जो होता है उसको व्यवहारिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारे नेचर में बसा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है ना। तो हम जाएंगे सेकंड के साथ में, सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। फिर से लेव वाइगोस्की से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सीटेट की अगर देखा जाए, सीटेट के एग्जाम में देखा जाए तो वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, मतलब जितने भी वीडियो दिए, चाहे जीन प्याजे हो गए, कोहलबर्ग हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत तो हो चुका है शायद, हाँ ये हो चुका था बेटा अभी, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3 अभी सामाजिक रचनावाद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बात तो हम पढ़ चुके थे पहले से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली गई है, देखते हैं जरा। देखो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी जब आप पूरी तरीके से आकलन करते हो, असेसमेंट करते हो, यानी किसी भी तरीके का आकलन करते हो, समग्र यानी पूरी तरीके से जब आप आकलन करना चाहते हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर और बच्चों का आप टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट का क्या मतलब हो सकता है, यानी उद्देश्य क्या है उसका। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके या इसको अनुसार रूपांतरित करना, इसके अनुसार रूपांतरित करना, क्या लिखा हुआ इसके अनुसार, यानी यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला गया कि बच्चों को समझना और आकलन करके उनके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड कराना, है ना। मतलब आपने टेस्ट लिया तो आपको ये दायरा समझ में आ गया कि बच्चों में कहाँ पे कमी रह गई है, यानी कहाँ पे वो समझ नहीं पाए हैं, तो वो जान करके आप उनको उसी अकॉर्डिंग शिक्षा शास्त्रीय टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो कि बच्चे के अंदर ये कमी रह गई, तो अब हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, है ना। तो मे भी ये पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास है। आगे लिखा हो, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित कर देना, ऐसे डायरेक्टली आप सफल घोषित और कर दो और विफल घोषित कर दो कि आप फेल हो गए सफल हो गए, ऐसी कोई बात। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, तुलना तो आपको करनी नहीं, आपको सेपरेट नहीं करना, आपको सभी को एक साथ लेके चलना एज अ टीचर। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण आपको नहीं करना, आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, सहयोगात्मक अधिगम कराइए, है ना। तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि छात्रों को समझिए पहले कि उनमें कहाँ पे कमी रह गई है, और फिर उनका आकलन करिए, और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको सिलेबस पर दीजिए, और उनके अकॉर्डिंग शिक्षा शास्त्रीय विधियां अपनाइए, रूपांतरित विधियां अपनाइए, यानी जिनमें बच्चा कंफर्टेबल हो। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली गई, बहुत ही बेहतरीन बात बोली गई, आई होप आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलिए देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है, यानी क्रिएटिविटी की कौन सी विशेषता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्रिएटिविटी की यानी रचनात्मकता, जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, चलिए बताइए। क्या विचार में एकाग्रता, आपके विचारों में एकाग्रता हो, इसकी बात हो रही है। अभिसारी सोच, आवेग, यहाँ पे भिन्न सोच यानी डिफरेंशिएट थिंकिंग, यानी जब आप विभिन्न तरीके से सोचते हो, एक कॉन्सेप्ट में डिफरेंट टाइप से अपना दिमाग लगाते हो कि इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे ये आंसर एकदम पॉजिटिव है कि हम जाएंगे डिफरेंट सोच पे यानी डिफरेंट थॉट पे, जब आप विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस निकालते हैं एक प्रॉब्लम के लिए, है ना। तो हमारे पास फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। चलिए अब यहाँ पे जीन प्याजे से रिलेटेड बात आ गई। अब जीन प्याजे के बारे में हम आपको बता चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से कि इन्होंने हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। देखो अगर जीन प्याजे से बात करिए, जीन प्याजे की बात करिए, तो ये भी एक रचनाकार है, क्या है, ये भी एक रचनाकार है, और इन्होंने हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकी को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है।
समझ रहे बेटा। और इन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को चार भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी आपके जन्म के अकॉर्डिंग, आपके जन्म से 2 वर्ष के होते हैं सेंसरी मोटर, यानी इस स्टेजेस में बात, यानी आपके पूरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया को, आपके पूरे विकास को इन्होंने क्या किया है कि स्टेजेस में बांट दिया हुआ है ना। प्याजे ने वो स्टेजेस के बारे में पढ़ा चुका हूं, आप सर्च कर लीजिएगा, सीटेड बाय अमित सिंह या जीन प्याजे, कंटेंट बाय अमित सिंह, जो भी सर्च करना है आप सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए, लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर में किसी के स्कूल जैसे स्थानों का स्थानिक मानचित्र बनाने की क्षमता, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण की लंबाई, दूसरों का नजरिया समझने, देखो नजरिया समझने, दूसरों की कोई बात नहीं हो रही इनके साथ सिद्धांत में, कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली सोच, ये भी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है किसी क्षमता की बात नहीं हो रही, क्षमता की बात तो चॉम्स्की ने करी है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं हो रही। हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण की लंबाई। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जो जीन प्याजे हैं इन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को 4 भागों में बांट दिया है कि पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, इस तरीके से उन्होंने पूरी स्टेजेस को बांट दिया हुआ है। जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ती है, पहले आप इतने बड़े होते, फिर और बड़े होते, फिर और बड़े, मतलब ऐसे करके आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है। एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, जिस तरीके से उन्होंने बांट रखा है उसी आधार पे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आधार पे, आयाम के आधार पे, है ना। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में समावेशी शिक्षा की बात करी गई। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, कमेंट करिए फटाक से, फिर हम डिस्कस करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक से कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। चलिए देखो, लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक साथ जब बच्चों को पढ़ाते हो, इसका मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, यानी कोई इनके अंदर कोई विकार हो सकता है, कोई डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, या उनको बैठने में शारीरिक कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। और ऐसे बच्चों को जब आप एक साथ पढ़ाते हो, मतलब अगर आप सभी बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हो, तो वो होती है समावेशी शिक्षा, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको केवल अंग्रेजी नहीं पढ़ाना, बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाइए। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया, ऐसी कोई बात यार नहीं हो रही यहाँ पे। दिव्यांग छात्रों को इसकी कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उसको सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराई जाए, उनको सभी फैसिलिटी दी जाए। यही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि जब आप सभी को गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं, यानी सभी को बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा माइंडेड है तो उसको पढ़ाओगे, वीक बच्चा है तो उसको नहीं पढ़ाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एज अ टीचर आपको सेपरेट नहीं करना, है ना। सभी में कोलैबोरेटिव लर्निंग कराइए, आपस में डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके चीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, यानी अधिगम क्या मतलब होता है? सीखना, क्या लर्निंग आपकी। कौन सी दशा, यानी कौन सी ऐसी दशा है जिसमें विद्यालयों में जोर देना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा उपागम है जिसमें विद्यालयों में जोर देना चाहिए कि इस विधि के द्वारा बच्चों को लर्निंग कराई जाए ताकि वो बेटर तरीके से सीख सके। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय नहीं, यहाँ पे सक्रिय होता तो हम जा सकते थे। अनुकरण के बारे में बताया हुआ है स्किनर ने, किसने? स्किनर नाम की साइंटिस्ट ने, जिन्होंने बताया हुआ है बच्चा जो होता है इमिटेशन के थ्रू सीखता है, एक दूसरे की नकल करके सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, कि विषय वस्तु को रटना तो है नहीं, रोट मेमोराइजेशन, जहां पे आ जाए तुरंत काट दो आप, है ना।
उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों, इसकी कोई बात नहीं हो रही। हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, यानी आपका एनवायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनका अनुकरण करके आप सीखते हैं। और जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए, है ना। लिखा हुआ परिवेश से सहभागिता, जब आप अपने आसपास के लोगों से सहयोग करके चीजें सीखते हो बिना स्कूल जाए, तो आप कौशल और ज्ञान का अर्जन करते हो। अर्जन का मतलब होता है, अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक, जहां पे आप बिना रूल रेगुलेशन के समाज में चीजें सीखते हैं, एक दूसरे के इमिटेट करके, एक दूसरे को समझ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, यानी एनईपी 2020 की बात यहां पे करी जा रही है कि जिसमें से कौन सा कथन प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। लिखा हुआ है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये भी अच्छी बात है कि बच्चा अगर एक से अधिक भाषाएं जानता है तो उसका संज्ञान बेटर होता है, उसके सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो बढ़ती है अगर बच्चा एक से अधिक भाषाएं जानता है। तो यहां बात देखो, बहुत इजी बात बोली गई है कि अगर आपको पहले से कुछ चीजें आती हैं और उनके थ्रू अगर आप और कुछ चीजें सीखते हो तो वो आपका संज्ञान बेटर करता है, आपका दिमाग बेटर होता है, वहां पे आपके सोचने समझने, मेंटल एबिलिटी जो अच्छी होती है, यानी और बेहतर तरीके से आप चीजें समझ सकते हो, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, है ना। आपने और ज्यादा चीजें, स्किल्स को डेवलप किया है अपने आप में, तो ये अच्छा पॉइंट है हमारे पास में, भी अच्छा है। देखते हैं फिर भी हम और देख लेते हैं, क्योंकि सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में कभी कभी चारों ऑप्शन हमको बेटर दिखते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ में जाना होता है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है, यानी अपनी मातृभाषा में जब आप पढ़ोगे चीजें तो वो बाधा डालेगी, ये तो गलत बात हो गई, है ना। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा, यानी बच्चा अगर एक से अधिक भाषा जानता है तो उसके अंदर उलझन होगी, क्या है तो अपने आप में गलत बात है। उलझन क्यों होगी? सपोर्ट मिलेगा यार। विद्यार्थियों को, बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा नहीं, हमारे पास एक ही आंसर एकदम बेटर है कि बाल विद्यार्थियों के, यानी बच्चे जो होते हैं वो अगर एक से अधिक भाषाएं जानते हैं तो वो उनके लिए लाभ है, अच्छी बात है ना। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली गई, बहुत बेटर क्वेश्चन है, इसको तो आप बता ही लेंगे मुझे लगता है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं सेशन में, कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने, यानी एक क्लासरूम है जहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, एक ही क्लासरूम है जहां पे विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, और उनको सिखाने की प्रक्रिया, यानी उनको सिखाने का उपागम जो है वो क्या कहलाएगा। जब आप डिफरेंट टाइप का क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है, उनको सिखाने के लिए आप डिफरेंट टाइप का टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी तो प्रोवाइड करेंगे, अपने लेक्चर मेथड में डिफरेंट टाइप के लेक्चर मेथड पेश करेंगे, समझाने के तरीके बताएंगे, विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स देंगे, है ना। तो वो कौन सा उपागम है? क्या वो उद्दीपन है, क्या वो अनुबंधन है, क्या वो मानकीकृत है, या वो विभेदन है? देखो मानकीकृत का मतलब होता है आप एक ही प्रकार से पढ़ा रहे हो, चाहे कैसे भी बच्चे हों, आप ये बोल रहे हो कि मैं तो इसी प्रकार का टीचर हूं और मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे बात, ये बात आपको बिल्कुल नहीं बोलनी। उद्दीपन और अनुबंधन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है विभेदित निर्देश की। जब डिफरेंट टाइप का बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है तब आप उनको डिफरेंट टाइप से पढ़ाने की कोशिश करते हो, है ना। मान लीजिए वीक बच्चा बैठा हो, उसको आप दूसरा एग्जाम्पल देकर बता रहे हो, अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, माइंडेड बच्चा है, उसको थोड़ा बता दोगे तब भी वो समझ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, आप डिफरेंट टाइप से चीजें पेश करोगे उनके सामने, ताकि हर बच्चा समझदार बन सके, सीख सके, आपसे शिक्षा प्राप्त कर सके। चलिए फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आई होप आप इसका तो जवाब दे ही पाओगे, मुझे लग रहा है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई थी यार, उसकी वजह से सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओवरऑल कल हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, लेकिन 11 क्वेश्चन ही डिस्कस हो पाए क्योंकि लाइट ही चली गई, फिर उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को याद कर और सार्थक भागों में सामूहिक करके याद रखने की रणनीति कहलाती है। यानी अगर आप किसी लंबी श्रृंखला को मान लीजिए याद कर रहे हैं, मान लीजिए आप अल्फाबेट से याद कर रहे हैं, ABCD, जो भी, आप अल्फाबेट मत सोचिएगा, मैं ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को क्या किया है, टुकड़ों में बांट लिया है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, यानी एक कॉन्सेप्ट दिया गया आपको, चैन के रूप में एक लंबी श्रृंखला दी गई और आपने उसको याद करने की वजह से टुकड़ों में बांट लिया। जैसे आप जब कोई पैराग्राफ याद करते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके सामने, तो क्या आप क्या करते हैं, मान लीजिए 10 लाइनों का लिखा हुआ है पैराग्राफ, पहले आप 3 लाइनें पढ़ते हैं, इन 3 लाइनों को पढ़ने के बाद फिर 2 लाइनें आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 लाइनें और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप सारे को ऐड करके एक बार में सुना देते हैं, है ना। आप यही तो करते हैं, कोई लंबा पैराग्राफ आपके सामने आया हुआ है तो उसको टुकड़ों में बांट बांट के आप याद करने की कोशिश करते हो। तो ये कौन सा उपागम है, क्या है ये? क्या ये आत्मसात करना, आत्मसात करने की कोई बात नहीं हो रही, मेटाकॉग्निशन की कोई बात, कंडीशनिंग की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये इसे बोलते हैं चेकिंग, जब आप एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टाइप के
ग्रुपों में बांट बांट के पढ़ते हो, यानी एक चीज को, एक लंबी श्रृंखला को आपने ग्रुप बाई ग्रुप पर मतलब थोड़ी थोड़ी कट कर करके आपने पढ़ने की कोशिश करी है या याद किया है, उसको छोटा छोटा करके याद किया है, काट काट के, तो उसे बोलते हैं चकिंग। क्या बोलते हैं? चकिंग बोलते हैं। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा, देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा 13 क्वेश्चन और जवाब दीजिए जरूर, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब आप जवाब दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन करना इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? जब मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और आपने क्या करना है, आपको जो पहले से नॉलेज होता है उसके आधार पे आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई बात आई और आपको जो पहले से नॉलेज है उस अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उसकी एक रूपरेखा बनाई कि मुझे सक्सेस को ऐसे ऐसे पाना है, पहले मुझे ये कोर्स करना है, फिर ये कोर्स करना है, फिर ये करना है। मान लीजिए मुझे टीचर बनना है तो पहले मुझे टीचिंग ट्रेनिंग करना है, फिर सीटेट या यूपीटेट देना है, फिर उसके बाद में जो वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म डालेंगे, देन हमारी जॉब लग जाएगी। ये एक प्रोसेस है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? क्या रटने की बात यहाँ पे हो रही है, आत्मसात करने की बात यहाँ पे हो रही है, गलतफहमी मिसकॉन्सेप्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे समस्या समाधान की बात हो रही है कि जब हम क्या करते हैं, एक रूपरेखा को तैयार करते हैं, स्पष्टीकरण तैयार करते हैं हमारे पिछले नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो हमारी समस्या जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। हम जाएंगे थर्ड के साथ में। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझते हैं हमारा कि 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए पढ़िएगा 14th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा बताइएगा कमेंट करके मुझे कि इसमें क्या बात बोली जा रही है। देखो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आप जवाब जरूर दे पाओगे। लिखा हुआ है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, यानी यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हमसे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। पर बहुसंवेदनशील, क्या लिखा हुआ? बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइमरी लेवल में जब बच्चा छोटे होते हैं उस टाइम पे टीचर जो होता है उसको संवेदनशील होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि बच्चा कैसे समझता है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको समझ समझ के उनको पढ़ाना चाहिए। आप जानते भी प्राइमरी लेवल में देखते भी होंगे बहुत सारी मदर टीचर्स होती है, बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाती है, जैसे वो बच्चे समझते हैं, गा गा के उनको फिजिकल एक्टिविटी करके दिखाते हैं ताकि बच्चा और समझे अच्छे तरीके से। तो क्या करना चाहिए इसको? या अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, ये है, या बच्चों में आज्ञा परायण पैदा करता है कि बच्चों को आज्ञा माननी है, ऐसा कुछ है, या अवधि को और क्या लिखा हो, या अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही और ना ही इन दोनों की बात हो रही। यहाँ पे बात हो रही थर्ड आंसर की कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है कि जब आप बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाते हो या बच्चों को समझ के उनके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हो, उनके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल्स देते हो, तो बच्चा और अच्छे से सीखता है और उसका अधिगम जो होता है, उसकी लर्निंग जो होती है और बेटर तरीके से होती है, बढ़िया तरीके से होती है। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यार, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इजीली समझ रहे हो। देखो अगर आप पहली बार आए हो सीट का तैयारी करने के लिए तो पहले आप टॉपिक वाइज कंटेंट देख लीजिए कि अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, मैंने सारा अपलोड कर रखा है। पहली वाली प्लेलिस्ट में हमने सीडीपी के 27 वीडियो दे दिए हुए, अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया तो ये मॉक टेस्ट आपके आसानी से हो जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट में हम केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से पढ़ के चले जाए वहां पे, है ना। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या करे, 15th क्वेश्चन। चलिए फिर से यहाँ पे बात आ गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, इसके बारे में देखो दो क्वेश्चन जो हुए हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये बात भी रिपीट हो चुकी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा कथन प्रस्तावित है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, एक से अधिक लैंग्वेज जानते हैं, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारा देश जो है वो मल्टी लैंग्वेज है, यानी 22 भाषाओं का योगदान है, जहां पे हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है, क्या राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, और अंग्रेजी जो है वो हमारी एक सह राजभाषा है। तो फर्स्ट आंसर जो है वो एकदम क्लियर है। ये दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं, क्योंकि कल जो है सेशन कंप्लीट ना हो पाया था, जिसकी वजह से ये दो क्वेश्चन वही आ गए बार बार, है ना। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और जहां पे आपको डाउट रह गया हो वो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा समझूंगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे रह गई है ना। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लो, कहने की तो बात है नहीं, फिलहाल अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और जहां पे दिक्कत रहेगा आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ लूं क्या भाई।